नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बुद्धि। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धि ही रहेगा। बुद्धि के बारे में हम बुद्धि की अर्थ, परिभाषा, प्रकार इनको समझेंगे। जैसा कि नाम से ही इसमें विदित हो रहा है कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि से संबंधित अगर महत्वपूर्ण कंसेप्ट को हम समझें तो बुद्धि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके माध्यम से हम अपनी सोचने, समझने, चिंतन, विचार, समस्या का समाधान आदि प्रकार का कार्य इनसे कर सकते हैं। और बुद्धि को अगर हम जानें तो ये एकमात्र मनुष्य में पाई जाती है। सभी प्राणियों में मनुष्य को इसीलिए बुद्धि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि पाई जाती है। और कोई भी अगर समस्या आती है तो उस समस्या को अपनी बुद्धि के आधार पर ही वो हल कर सकता है। जैसे कोई भी, चाहे शारीरिक रूप से कितना भी कोई शक्तिशाली हो, अगर कोई विद्वान व्यक्ति है, उस जिसमें बुद्धि है, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से उस शक्तिशाली प्राणी पर भी अपनी विजय पा सकता है। जैसे कोई भी जानवर है या फिर कोई भी डरावनी चीज़ है, उस पर अपनी जो समस्या का समाधान है वो बुद्धि के माध्यम से ही कर सकता है। जैसे बुद्धि मनुष्य की वह विलक्षण क्षमता है जिसके कारण वह अन्य प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात सभी प्राणियों में बुद्धि के कारण ही मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धि के बल पर ही एक व्यक्ति उन सभी कार्यों को कर लेता है जिनके बारे में सोचने मात्र से हैरानी होती है। हम कई बार ऐसे कार्य कर लेते हैं जो कि ऐसा सोचने में लगता है कि हम यह कार्य नहीं कर सकते, लेकिन बुद्धि के माध्यम से उसका कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल आता है और व्यक्ति इसके बल को लेकर अंदाज़ा नहीं लगा पाता। जैसे अगर हम उदाहरण से समझें तो उदाहरण से जैसे खूंखार कोई भी प्राणी है, उसे अपने वश में करना, बहुत भारी वायुयान को हवा में उड़ाना, विभिन्न प्रकार के आविष्कार करना, विभिन्न प्रकार की खोजें करना, पानी में जैसे कोई भी जलयान है, जलयान को पानी में तैराना, सांप जैसे डरावने प्राणी को या फिर जहरीले प्राणी को अपने वश में कर लेना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? बुद्धि के। तो बुद्धि के माध्यम से ही हम ऐसे अनेक उदाहरणों को ले सकते हैं जिसके माध्यम से ऐसी अनेक प्रकार की हमारी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को बुद्धि के माध्यम से हम सुलझा सकते हैं। जैसे कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि से संबंधित परिभाषा दी हैं। विनय के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित ज्ञान है, जैसे ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। जैसे हम कोई भी किसी भी प्रकार का अगर ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो बुद्धि के माध्यम से ही कर रहे हैं। किसी भी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं तो बुद्धि के माध्यम से ही आविष्कार कर रहे हैं। किसी को हम निर्देश दे रहे हैं, डायरेक्शन दिखा रहे हैं, तो बुद्धि के माध्यम से ही दिखा रहे हैं। अगर किसी की आलोचना भी कर रहे हैं तो आलोचना भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें बुद्धि हो, अर्थात सामने वाले के अवगुणों को निकालने की, सोचने समझने की क्षमता हो। इसके बाद बोड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। तो बोड्रो ने क्या कहा है कि बुद्धि ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने एवं समझने की शक्ति है, अर्थात किसी भी चीज़ को समझने एवं उसे पहचानने की शक्ति ही बुद्धि है। वंकिंगहम के अनुसार बुद्धि सीखने की शक्ति है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि सत्य तथा तथ्य को स्पष्ट करने की शक्ति है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि बुद्धि सत्य को पहचानने तथा हम किसी भी कंसेप्ट को अगर क्लियर कर रहे हैं तो उसे उसकी स्थिति को स्पष्ट करने की शक्ति ही बुद्धि कहलाती है। अर्थात कोई भी कंसेप्ट है उसे हम विस्तार से उसका वर्णन कर रहे हैं तो बुद्धि के माध्यम से ही उसका वर्णन कर पाते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है। टर्मन ने
अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति ही बुद्धि है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है बुद्धि की विशेषताएं। देखिए, बुद्धि जन्मजात शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्धि कैसी है? जन्मजात शक्ति है, हमें जन्म से ही प्राप्त होती है और इसे अर्जित नहीं किया जा सकता, अर्थात दैवीय शक्ति है। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है, अर्थात किशोरावस्था के समाप्त होने तक लगभग 18 वर्ष तक। स्पीयरमैन ने बुद्धि की जो एज मानी है 14 से 16 वर्ष तक की उम्र तक बुद्धि का विकास होता है। स्पीयरमैन ने बोला है 14 से 16 वर्ष तक की उम्र तक बुद्धि का विकास होता है। टर्मन के अनुसार 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। टर्मन ने क्या कहा है? 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है तथा वंशानुक्रम तथा वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है तथा प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है और इसी कारण बुद्धि के कारण ही बच्चों को प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, जड़ बुद्धि, मूर्ख व्यक्ति आदि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है, अर्थात हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाती है तो उस समस्या का समाधान हम बुद्धि के माध्यम से करते हैं। लिंग की भिन्नता का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इस प्रकार के लिंग का बुद्धि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता है, अपने आप को एडजस्ट करने की, अर्थात हम किसी भी नवीन परिस्थिति में जाते हैं उस नवीन परिस्थिति में अपने आप को समायोजित करने की जो योग्यता है वो बुद्धि ही है। तथा बुद्धि व ज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि और ज्ञान, ज्ञान का व्यावहारिक प्रयोग जीवन में बुद्धि कहलाता है और उस ज्ञान का हम अपने जीवन में कोई भी अनुभव प्राप्त करते हैं, अपने व्यवहार में कोई भी अपने जीवन से संबंधित तो उसका प्रयोग करते हैं, वही बुद्धि कहलाती है। बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मरण करने की योग्यता है। बुद्धि के माध्यम से ही हम विभिन्न प्रकार के तर्क दे सकते हैं, विभिन्न समस्या से संबंधित चिंतन कर सकते हैं, अपने जीवन से संबंधित कल्पना कर सकते हैं और अपने जो पिछली घटित हुई घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं। बुद्धि क्षमताओं का योग है, अर्थात हमारी जो क्षमता है उन सभी क्षमताओं का बुद्धि योग माना है। अब इसके बाद आता है बुद्धि के प्रकार, अर्थात बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बुद्धि के प्रकारों को देखें तो थॉर्नडाइक एवं गैरेट के अनुसार बुद्धि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, अर्थात 3 प्रकार बताए हैं और सभी प्राणियों में 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। परंतु जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अधिक कार्य करता है उस व्यक्ति में उसी प्रकार की बुद्धि अधिक सक्रिय हो जाती है। अर्थात थॉर्नडाइक एवं गैरेट ने बताया है कि प्रत्येक प्राणी में 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, लेकिन इसके साथ ही जिस क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि होती है उस क्षेत्र की बुद्धि उसमें सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे अगर कोई मूर्त, गामक या यांत्रिक बुद्धि, जैसे कोई व्यक्ति यंत्रों के क्षेत्र में अधिक कार्य करता है तो उसे ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि में यांत्रिक या मूर्त बुद्धि कहलाती है। जैसे इंजीनियर, चालक, मैकेनिक, कंप्यूटर पर कार्य करने वाले व्यक्ति, अर्थात जो यंत्रों की सहायता से अपना कार्य करते हैं, मूर्त रूप से जो प्रत्यक्ष रूप से मशीनों के माध्यम से अपना कार्य करते हैं, ऐसे लोगों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है, अर्थात उसे हम यांत्रिक बुद्धि भी बोल सकते हैं। दूसरे प्रकार की है अमूर्त
शाब्दिक बुद्धि, अमूर्त शाब्दिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, और इसे हम सामने से देख नहीं पाते, केवल उसे सुन पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं। ऐसे लोगों में जैसे शिक्षक, लेखक, दार्शनिक, विद्यार्थी आदि प्रकार के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि या शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। अब इसके बाद अगली है तीसरी प्रकार की बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। एक व्यक्ति जिस सामाजिक वातावरण में निवास करता है, अर्थात मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना गया है और समाज पर रहकर ही अपने जीवन से संबंधित सभी कार्यों को करता है, तो इस प्रकार व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि भी पाई जाती है। और इस प्रकार से वह सामाजिक वातावरण में निवास करता है, सामाजिक वातावरण में कार्य करते हुए व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है तो वो व्यवहार उसकी सामाजिक बुद्धि कहलाती है। और ऐसी बुद्धि सर्वाधिक राजनेता, समाजसेवी प्रकार के व्यक्तियों में पाई जाती है। बुद्धिमापन का इतिहास। बुद्धि को लेकर वैसे तो प्राचीन काल से ही कई प्रकार के विचार चले आ रहे हैं, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक बुद्धिमापन का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। इसके लिए सबसे पहले फ्रांस के शिक्षाविद अल्फ्रेड बिने ने 1890 ईस्वी में शुरू किया तथा इन्हीं दिनों आरवी कैटल भी बुद्धिमापन की दिशा में कार्य कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले अगर बुद्धि के मापन की अगर हम बात करें तो इसका इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है, लेकिन फिर भी अगर आधुनिक तौर पर इसे हम देखें तो इसका अतीत ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि लगभग 1890 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने के द्वारा इसके बुद्धिमापन का कार्य प्रारंभ किया गया, और उस काल में आरवी कैटल भी बुद्धिमापन की दिशा में कार्य कर रहे थे। विनय ने मेटा साइमन के साथ मिलकर 1904 ईस्वी में पहली बार विनय साइमन परीक्षण किया, अर्थात दोनों ने मिलकर 1904 में पहला परीक्षण बनाया जिसका नाम था विनय साइमन परीक्षण, जिसमें कुल 30 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को बालकों से पूछकर उनकी बुद्धि का आकलन किया जा सकता था। अर्थात सबसे पहले 1904 में एक परीक्षण दिया गया, उस परीक्षण में कुल 30 प्रश्नों को रखा गया। उस परीक्षण का नाम था विनय साइमन परीक्षण। उस प्रश्नों को बच्चों से पूछकर उनकी बुद्धि का आकलन किया जाता था, परंतु यह परीक्षण असफल रहा था। अब अगला प्रयास 1960 में विनय के द्वारा मानसिक आयु शब्द दिया गया, जिसका अर्थ वास्तविक आयु के समय में बालक के कार्यों को करने की क्षमता से होता है। अब इसे देखिए, एक उदाहरण से समझिए। जैसे यदि एक 10 वर्ष का बालक 12 वर्ष के समान कार्य करे तो उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। विनय के मानसिक आयु शब्द के आधार पर विलियम स्टर्न ने 1912 में इसका प्रयोग किया। तो सबसे पहले इसमें जो विलियम स्टर्न ने इसका सूत्र दिया 1912 में, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ये सूत्र विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया, लेकिन यह सूत्र पूर्ण रूप से वास्तविकता के आधार पर सही नहीं हो पाया और अधूरा सिद्ध हुआ। इसके बाद टर्मन ने 1916 में वर्तमान बुद्धिमापन का सूत्र दिया। वर्तमान बुद्धिमापन का जो सूत्र है, जो बुद्धिलब्धि का है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इक्वल टू 100, अर्थात IQ
बराबर MA/CA गुणा 100, ये सूत्र दिया। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो देखिए, अगर किसी बच्चे की, जो मैंने अभी बताई है आपको, 12 वर्ष मानसिक आयु है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? इस सूत्र के माध्यम से मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, 0 से 0 120, अर्थात उसकी जो IQ लेवल है, बुद्धिलब्धि है, वो 120 आएगी। तो 120 के आधार पर अगर हम देखें तो मैंने आपको एक सारणी दी है, उस सारणी से हम पता लगा सकते हैं। 120 कहाँ पर आ रहा है? देखिए 120 से 139, अर्थात उसकी जो बुद्धिलब्धि है वो कैसी होगी? वो प्रखर होगी, प्रखर बुद्धिलब्धि। तो इस प्रकार से इसी सूत्र से टर्मन ने बुद्धिलब्धि एक सारणी प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर बच्चों को अलग अलग में बुद्धि के अनुसार बांटा है। देखिए उस सारणी को हम एक बार देख लेते हैं, बुद्धिलब्धि सारणी। अब देखिए इस रो में बुद्धिलब्धि, इसमें जो वर्ग है और इस प्रकार के कितने प्रतिशत बालक पाए जाते हैं। देखिए 140 या इससे अधिक बुद्धिलब्धि वाले बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं, और इस प्रकार के बालक 2% बालक पाए जाते हैं। 120 से 139 बुद्धिलब्धि वाले बालक प्रखर बुद्धि वाले बालक कहे जाते हैं, और इस प्रकार के बालक 7% बालक पाए जाते हैं। तीसरा 110 से 119 के बीच वाले बालक तीव्र बुद्धि वाले, और इस प्रकार के बालक 16% बालक पाए जाते हैं। 90 से 109 इस प्रकार के सामान्य बच्चे होते हैं, और सबसे ज़्यादा 50% सामान्य बच्चे पाए जाते हैं। इसके बाद 80 से 89 मंदबुद्धि बालक 16% पाए जाते हैं। इनको हम मंगोलिज्म बालक भी बोलते हैं। 16% बालक जो 80 से 90 तक पाए जाते हैं, मंगोलिज्म टाइप के, जो एक क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर होने वाले व्यक्ति होते हैं। 70 से 79 तक निर्बल बुद्धि वाले 7% बालक पाए जाते हैं, तथा इसके बाद 50 से 59 मूर्ख, 25 से 49 महामूर्ख और 25 से कम जड़ बुद्धि वाले बालक पाए जाते हैं, और इस प्रकार के तीनों ही प्रकार के बालक 2% पाए जाते हैं। अब देखिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो सबसे जो महत्वपूर्ण बालक पाए जाते हैं, 80 से 119 तक, जिसमें मंदबुद्धि बालक, सामान्य बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, तीनों ही प्रकार के बालक इसमें पाए जाते हैं। जिसमें 90 से 109 तक सामान्य बच्चे 50%, तीव्र बुद्धि वाले 16%, मंदबुद्धि 16%, लगभग 80 से 85% के बीच वाले बालक हमारे इन 3 श्रेणियों के बालकों में आते हैं। तो अगर हम क्लास में अगर बच्चों का डिवाइडेशन करें बुद्धि के आधार पर, तो हमारे 3 प्रकार के ही बच्चे उसमें निकल के आते हैं। सामान्य बच्चे जो कि सबसे ज़्यादा होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे और तीव्र बुद्धि वाले बच्चे। उसके बाद निर्मल, मूर्ख, महामूर्ख, जड़, इस प्रकार के अगर हम इनको शिक्षित करना भी चाहें तो ये शिक्षित नहीं हो सकते। निर्मल बुद्धि को हम किसी एक विशेष कौशल में उसको सिखा सकते हैं, लेकिन उसे शिक्षित नहीं किया जा सकता। शिक्षित करने वाले जो बालक होते हैं, तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि, 3 प्रकार के बालकों, और इससे ऊपर वाले प्रखर प्रतिभाशाली बुद्धि को हम शिक्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारणी प्रस्तुत की है। इस सारणी के द्वारा हम बालकों की बुद्धिलब्धि का ज्ञात कर सकते हैं।
क्रो एंड क्रो ने बुद्धि लब्धि के संबंध में विचार देते हुए कहा है कि वह बालक प्रतिभाशाली होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 या इससे अधिक होती है। उनके अनुसार 70 सबसे कम बुद्धि लब्धि वाले बालक मंद बुद्धि श्रेणी में आते हैं। इन्होंने एक अलग से अपना वर्गीकरण किया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को 130 से या इससे अधिक माना है तथा 70 सबसे कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मंद बुद्धि श्रेणी में रखा है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो जाना है बुद्धि के संबंध में, इसका अर्थ जाना है, इसकी परिभाषाओं के बारे में जाना है जिसमें बिने, वुड्रो, गाल्टन, बकिंघम, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, टर्मन, इनसे संबंधित जो परिभाषाएं इन्होंने दी हैं उनको जाना है। बुद्धि की विशेषताओं के बारे में, बुद्धि की क्या विशेषता होती है, बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। इसके बाद इसका मापन का इतिहास, इसके सूत्र, इसका सबसे पहले उपयोग किसने किया, इसकी बुद्धि लब्धि की सारणी। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है बुद्धि लब्धि के अर्थात बुद्धि के सिद्धांत, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसे एक बार पुणे से रिवाइज करिएगा और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।